Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we will discuss about demand and the various types of demand. So आज के lecture के अंदर हम उसी चीज को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि जो डिमांड है उसकी टू टाइप्स होती हैं। वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड और जो सेकंड थी वो थी हमने कहा था मार्केट डिमांड। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो मैंने कहा था जो इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंडिविजुअल एंड डिमांड। तो डिमांड में क्या होगा, आपके पास वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल डिमांड होंगी। पर जो आपने अब ये वेरियस पॉसिबल प्राइसेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेरियस पॉसिबल डिमांड शो करनी है वो आपने किसकी शो करनी है, एक सिंगल इंडिविजुअल की। अब वो एक सिंगल इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकता हूं, वो आप हो सकते हैं, या कोई भी एक पर्सन जो है वो हो सकता है। जब भी हमने इंडिविजुअल डिमांड को शो करना है हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की डिमांड लेके चलनी है, इसके अलावा और किसी की भी डिमांड जो है हमने लेके नहीं चलनी। पर जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, मार्केट एंड डिमांड। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये कि डिमांड है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा हुआ, मतलब आपने एक सिंगल प्राइस जो है वो नहीं दिखाना, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एक सिंगल डिमांड नहीं दिखानी, आपने बहुत सारे जो है प्राइसेस दिखाने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने बहुत सारे डिमांड जो है उसको शो करना है। पर जो आपने बहुत सारी डिमांड दिखानी है वो किसकी दिखानी है, अब वो एक सिंगल इंडिविजुअल की नहीं दिखानी, वो आपने पूरी की पूरी मार्केट की जो है वो दिखानी है। मतलब मार्केट के अंदर उस एक पर्टिकुलर चीज को परचेज करने वाले जितने भी लोग होंगे आपने ये बताना है कि वो सारे के सारे लोग मिलके उस कम्युनिटी की कितनी डिमांड जो है वो कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी भी कम्युनिटी को परचेज करने वाले मार्केट के अंदर दो लोग हैं तो प्राइस उस कम्युनिटी का फॉर एग्जांपल 10 रुपीस है, ठीक है। अब वो 10 रुपीस जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए भी 10 है और सेकंड पर्सन के लिए भी 10 है। अगर फर्स्ट पर्सन हूं मैं, लेट इट बी अमित, मैं कहता हूं कि अगर 10 रुपीस प्राइस है ना तो मैं 10 रुपीस के ऊपर लेट इट बी कि मैं तो 5 चीजें खरीदूंगा। अगर सपोज करो कि जो सेकंड पर्सन है इज माय फ्रेंड अजय, तो अजय सेड कि अमित अगर 5 परचेज कर रहा है तो मैं 7 परचेज करूंगा। मार्केट में उस चीज को परचेज करने वाले हम दो ही लोग हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मतलब अगर मार्केट में उस चीज की डिमांड अगर कोई करेगा तो या तो मैं करूंगा या मेरा फ्रेंड अजय करेगा। अब शॉपकीपर ने हमें बता दिया कि जो रेट है वो 10 रुपीस का है, तो मैंने कितनी डिमांड बोली, मैंने कहा अगर आप 10 रुपीस बताते हो तो मैं तो 5 कमोडिटीज परचेज करूंगा। अजय कहता मैं 7 परचेज करूंगा। सो मैं और अजय दोनों मिल जाएं तो क्या होगा, पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड जो है वो शो हो जाएगी। क्यों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मार्केट में उस चीज को परचेज करने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं, एक मैं हूं और एक अजय है। अब मार्केट में जितनी भी डिमांड होगी वो कौन करेगा, या तो मैं करूंगा या अजय करेगा। मैं कितनी डिमांड कर रहा हूं 5, अजय कितनी कर रहा है 7। पूरी की पूरी मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है 12। तो अगर प्राइस 10 रुपीस है तो मार्केट प्राइस जो डिमांड रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 12 यूनिट्स रहेगी। तो मार्केट डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड करने वाले जितने भी लोग हैं हम उन सारे के सारे लोगों की डिमांड जो है उनको ऐड कर देंगे, तो हमें उससे पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उस कम्युनिटी की जो डिमांड है उसका पता लग जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड हो जाएगी। अब हमारा जो काम शुरू होता है वो ये होता है कि हमने इस इंडिविजुअल डिमांड को और इस मार्केट डिमांड को जो है वो हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको दिखाना है।
ऐसे दिखाएंगे। जब हम स्टैटिस्टिकल पोर्शन करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपने किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके बहुत सारे तरीके जो हैं वो होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, TEXT, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट जो है वो दिखा देंगे। टेक्स्ट में कैसे दिखाएंगे, मैं बोलूं कि देयर आर 40 गर्ल्स इन माय क्लास एंड देयर आर 50 बॉयज इन अनदर क्लास, सो 40 and 50, तो क्या हुआ, मैंने कहा there are 40 girls in my class and 50 girls in another class, तो मेरी क्लास में 40 गर्ल्स हैं, साथ में क्लास में 50 गर्ल्स हैं, तो क्या हो गया 40 and 50 डेटा हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बनाई, there are 40 girls in my class and 50 girls in another class, तो मैंने डेटा को with the help of text जो है वो दिखा दिया। टेक्स्ट में डेटा कब दिखा पाया, जब डेटा जो था वो बहुत कम था, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि मेरी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं और साथ वाली क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। पर अगर डेटा ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम इतना बड़ा पैराग्राफ बनाएं और उसके अंदर सारा डेटा जो है वो लिखें। अगर आप नेट पे जाके कोई रिसर्च पेपर देखें, उस पे क्या होता है, रिसर्च पेपर में ना इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें सारा डेटा दिया होता है। जैसे आप अपना इंडियन इकोनॉमी का पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें दिया होगा कि 1948 के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी थी, 51 के अंदर इतनी थी, उसके बाद 66 के अंदर इतनी थी, 67 के अंदर इतनी थी, 91 में इतनी थी, 2001 में इतनी थी, 2010 में इतनी, 11 में इतनी, 15 में इतनी, 19 में इतनी, तो सारा डेटा जो है ना वो दिया होगा एक ही पैराग्राफ के अंदर। तो अब हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार क्या इतना सारा डेटा दे दिया, अब याद तो होता नहीं है। कैसे नहीं होता, क्योंकि उस डेटा को आपने विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट दिखाया, एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा डेटा जो है वो डाल दिया। फिर ये कहा जाता है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है फिर आप उसको टेक्स्ट में मत डालिए, फिर क्या करिए, आप उसका एक टेबल बना लीजिए, आप टेबल के थ्रू दिखा लीजिए। तो क्योंकि अब हमारे पास डिमांड के अंदर क्या होने वाला है, बहुत सारे पॉसिबल प्राइसेस जो हैं वो होने वाले हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारी डिमांड होने वाली है। अगर मैं सारे को एक पैराग्राफ में दिखाऊं कि देखिए व्हेन द प्राइस इज दिस डिमांड इज दैट एंड व्हेन द प्राइस इज दिस डिमांड इज दैट, तो क्या होगा, आपको लर्न ही नहीं होगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम क्या करें, डिमांड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं, उससे हम डिमांड को दिखा लेंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। अब हमने डिमांड को जो है वो कैसे प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, डिमांड को प्रेजेंट करने का, वो है कि हम उसका क्या कर ले, एक ना शेड्यूल बना लें। तो हम नाम देंगे उसको डिमांड शेड्यूल, SCHEDULE, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, टेबल। तो हमने अब किसका टेबल बनाना है, डिमांड का टेबल बनाना है। अब ध्यान से समझिए, दो वर्ड से मिलकर बना है, डिमांड एंड शेड्यूल। डिमांड क्या होगी कि बहुत सारे प्राइस होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारी डिमांड होने वाली है। तो हमने इस बहुत सारे प्राइस को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारे डिमांड को किसके थ्रू दिखाना है, एक शेड्यूल के थ्रू दिखाना है, एक टेबल के थ्रू दिखाना है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल मींस टेबल, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। ठीक है, पहली बात कि डिमांड शेड्यूल क्या है, इट्स अ टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल डिमांड। की मतलब डिमांड शेड्यूल क्या करेगा, वो एक ऐसा टेबल होगा जो आपको बहुत सारे यानी कि वेरियस पॉसिबल प्राइसेस दिखाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारी आपको डिमांड जो है वो दिखाने वाला है। अब हमने क्या बोला, डिमांड शेड्यूल क्या दिखाएगा, एक ऐसा टेबल होगा जो आपको वेरियस पॉसिबल प्राइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल डिमांड दिखाएगा। ये बोला, और हमने कहा था डिमांड तो दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इसका मतलब अगर डिमांड दो तरह की है तो फिर डिमांड शेड्यूल भी कितनी तरह का होगा, दो तरह का। जो इंडिविजुअल डिमांड को दिखाएगा
दिखाएगा वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो मार्केट डिमांड को दिखाएगा वो मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो जो डिमांड शेड्यूल होता है वो भी कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है। तो हम उसी बेसिस पे इसके 2 टाइप्स जो हैं वो बना लेते हैं। पहला जो है वो हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, डिमांड का टेबल बनाएंगे, पर कितने लोगों के लिए, एक सिंगल कंज्यूमर के लिए, ठीक हो गया, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अब सोचो, चलो मैं इसको भी बाद में लिखता हूं, हमने और इजी करते हैं इसको। हमने कहा कि हमने टेबल जो है वो किसका बनाना है, हमने टेबल बनाना है डिमांड का। अगर डिमांड का टेबल बनाना है तो कम से कम उसमें एक चीज तो पक्की है, डिमांड का टेबल है तो डिमांड तो होगी। आमतौर पे जब हम क्या करते हैं, कोई टेबल बनाते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लो जी अब इसके अंदर हम कौन से एक्सिस पे क्या लें, या एक्स एक्सिस पे क्या लेना था, वाई एक्सिस पे क्या लेना था, हम आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसके नाम को अगर आप याद रख लेते हैं, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब सोचो, अब आप दिमाग लगाओ और इसके नाम से बनाओ, हर चीज को उसके नाम से पकड़ना है। जिस दिन आप हर एक चीज को उसके नाम से पकड़ना सीख गए, आपके लिए काम जो है वो इजी हो जाएगा। इंडिविजुअल भूल जाइए, इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। आप ये सोचो कि आपने डिमांड का टेबल बनाना है। अब सोचो कि जिस चीज का टेबल बना रहे हो, कम से कम वो चीज तो उस टेबल में होगी कि नहीं होगी। रिपीट करता हूं अपनी वर्ड्स को, आप डिमांड का टेबल बनाने वाले हो, ठीक है। अगर डिमांड का टेबल बनाना है तो जिस चीज का टेबल बना रहे हो, कम से कम वो तो उस चीज के अंदर होगी कि नहीं होगी। डिमांड का टेबल है तो डिमांड तो उसमें होगी ही, क्योंकि अब सोचो कि अगर मैं डिमांड का टेबल बनाऊं और उसमें डिमांड ही ना हो तो फिर डिमांड का टेबल कहां से रहा। तो डिमांड का टेबल है तो डिमांड तो उसके अंदर पक्का होगी, ठीक है। तो एक तो मैंने डिमांड ले लिया। अब सोचो मैं यहाँ पे डिमांड लिख दूं, हाँ, तो क्या बना, वो कहेंगे खाली एक लाइन का या एक कॉलम का थोड़ी टेबल होता है, कम से कम 2 कॉलम तो होने चाहिए, कम से कम 2 चीजें तो होनी चाहिए। तो अब मुझे डिमांड का शेड्यूल दिखाना है, डिमांड का टेबल दिखाना है। तो मैं तो शुरू से बोलता आया हूं कि डिमांड क्या होगी, जहां पर वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे, तो एक चीज और क्या लेनी पड़ेगी, हमें उसका प्राइस जो है वो भी लेना पड़ेगा। मतलब डिमांड शेड्यूल के अंदर 2 चीजें होंगी, क्योंकि डिमांड का टेबल है तो डिमांड तो होगी ही होगी। दूसरी वो चीज होगी, ये वाली, ये वो चीज होगी जिसके ऊपर डिमांड सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर हम जिस चीज की डिमांड करते हैं, अगर वो सबसे ज्यादा किसी चीज पे डिपेंड करती है, तो वो क्या होता है, वो होता है उसका प्राइस। तो हम क्या लेंगे, डिमांड शेड्यूल के अंदर 2 चीजें लेंगे, एक होगा प्राइस और एक होगा डिमांड, ठीक हो गया। अब इन दोनों के अंदर, अब देखो दोनों वेरिएबल है, प्राइस इज अ वेरिएबल, डिमांड इज अ वेरिएबल। अब क्वेश्चन उठा कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखो हम आमतौर पे ना वेरिएबल के मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं। देखो आमतौर पे ना हम कहते हैं कि वेरिएबल, इसको नाम से पढ़ लेते हैं, वेरिएबल, तो इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। एक कर देते हैं वेरी और एक होता है एबल। एबल मतलब जो उस चीज के एबल है, लायक है। किस चीज के लायक है, वेरी होने के। वेरी मतलब चेंज होना। तो ऐसी सारी चीजें जो चेंज होने के एबल हैं, चेंज होने के लायक हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक। अब चेंज तो सोचो कि हमारा हेयर कलर भी होता है ना। अब जैसे मैं कहूंगा मेरी थोड़ी एज हो गई है, तो क्या होगा, अब मेरे बाल जो यहाँ से सफेद आने शुरू हो गए हैं, तो क्या होगा, मैं कहूंगी मेरे हेयर कलर जो है वो चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ, इट्स अ वेरिएबल। टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, तो मैं कहूं कि माय स्किन कलर इज एबल टू वेरी, तो इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। टाइम टू टाइम माय इंटेलिजेंस चेंजेस, तो मैं कहूं माय इंटेलिजेंस इज एबल टू वेरी, सो इट्स अ वेरिएबल। बट these all 3 examples are not of the variable, rather these are the example of attributes, ठीक है। So what are the attributes? देखो अब attribute और variable में क्या डिफरेंस होता है। देखो
आमतौर पे ना हम वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स को एक ही समझ लेते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एट्रीब्यूट्स की मैंने अभी एग्जांपल दी, मेरा हेयर कलर है, मेरा स्किन कलर है, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरा बिहेवियर हो सकता है, ये सारी चीजें क्या है, अब ये चेंज तो हो रही है, ठीक है। अब देखो जो तो चेंज ही नहीं होता वो तो स्टैटिस्टिक हो गई, वो तो स्टैटिक है, वो तो चेंज होना नहीं, पर जो चेंज हो रहा है अब वो क्या है, वो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब एट्रीब्यूट और वेरिएबल के अंदर जो चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों की वैल्यू चेंज होती है, एट्रीब्यूट्स भी चेंज होते हैं और वेरिएबल भी चेंज होते हैं। अब ये तो कॉमन हो गया, डिफरेंस क्या है कि अब जो इसके अंदर चेंज आता है ना एट्रीब्यूट्स के अंदर, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं बोला कि मेरा हेयर कलर चेंज हो रहा है, अब कितना चेंज हो रहा है, कैसे मेजर करेंगे। मेरा स्किन कलर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कैसे मेजर करेंगे। मेरी इंटेलिजेंस चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, कैसे मेजर करेंगे। मेरी एडजस्टमेंट चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, कैसे मेजर करेंगे। मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कैसे मेजर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैल्यूज चेंज तो हो रही हैं, पर उन वैल्यूज को जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। पर जो चीजें वेरिएबल होती हैं वो दो कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। पहली बात, उनके अंदर चेंज आता है, नंबर 2 जो चेंज आता है उसको मेजर करना भी पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल आपका वेट है, अब आपका वेट चेंज होता है, अब कितना चेंज होगा आप तो मेजर कर लोगे। आपकी हाइट चेंज होती है, कितनी चेंज होती है आप मेजर कर लोगे। आपकी पॉकेट मनी चेंज होती है, कितनी चेंज होती है आप मेजर कर लोगे। आपके एग्जाम में मार्क्स है या जो आपके टेस्ट मार्क्स हैं वो चेंज होते हैं, कितने चेंज होते हैं आप मेजर कर लोगे। तो आपकी हाइट हुई, वेट हुआ, आपकी पॉकेट मनी हुई, आपके मार्क्स हुए, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके एग्जांपल है आप किस चीज का, वेरिएबल का। तो मैंने अभी क्या बोला था, मैंने कहा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, प्राइस है और डिमांड है। अगर ये वेरिएबल है तो क्या होगा, पहली बात तो इन दोनों के अंदर चेंज लाना पॉसिबल होगा। नंबर 2 जो चेंज आएगा हम उसको मेजर कर लेंगे कि अगर प्राइस मान लीजिए कि 5 रुपीस से कम होके 4 रुपीस हो जा रहा है तो मैं मेजर कर सकता हूं कि प्राइस जो है वो 1 रुपया कम हो गया। डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स की हो रही थी, 10 यूनिट से बढ़ के वो 15 यूनिट्स की हो जाती है, तो मैं मेजर कर लूंगा कि पहले 10 यूनिट्स की थी अभी 15 यूनिट्स की है, तो 5 यूनिट्स की डिमांड चेंज हुई है। तो क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों चेंज होते हैं, नंबर 2 जो चेंज आता है हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि प्राइस और डिमांड दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब जितने भी वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, वो वेरिएबल्स, अब देखो है तो वेरिएबल, ठीक है, अब दोनों चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है तो वेरिएबल ही ना। अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, वैल्यूज चेंज होंगी। नंबर 2 जो चेंज आएगा उसको मेजर कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोस वेरिएबल्स व्हिच प्रोड्यूसेस द फर्स्ट चेंज, मतलब ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट चेंज आता है, जिनके अंदर पहले चेंज आता है। डिपेंडेंट कौन से होंगे, जो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब वो वेरिएबल्स होंगे जिनके अंदर सेकंड चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा, उसके करके क्या होगा, डिपेंडेंट में चेंज आएगा। तो अब हमारे पास जो है ये दो चीजें आपको नजर आ रही, एक प्राइस है और एक डिमांड है। मैंने कहा ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। अब अगर ये दोनों वेरिएबल है तो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ये कैसे पता लगेगा, सिंपल, आप पहले ये देखिए कि दोनों में से पहले किस में चेंज आता है। जिसमें पहले चेंज आएगा वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, और उसके करके जिसमें चेंज आएगा वो डिपेंडेंट होगा। लेट इट बी कि प्राइस जो है वो किसी भी कमोडिटी का 10 रुपीस था, ठीक है, और इनिशियली डिमांड जो है वो आपकी 1 यूनिट की थी।
अब क्या हुआ, अब आपकी क्वांटिटी जो भी आप परचेज कर रहे थे वो हो गई 8 रुपीस की। तो आपने कहा क्योंकि अब रेट जो है वो पहले से कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, डिमांड जो है वो 2 कर देते हैं। अब सोचो, जब मैंने ये लिखा, मैंने पहले क्या लिखा, मैंने पहले 8 लिखा, उसके बाद 2 लिखा। क्यों? अगर कोई चीज पहले से कम रेट पे मिलेगी तो डिमांड ज्यादा होगी, मतलब अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइस को कम होना पड़ेगा, उसके बाद डिमांड बढ़ेगी। तो पहले चेंज किसमें आया, प्राइस में आया, तो प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और डिमांड में चेंज क्योंकि उसके करके आया, उसके बाद आया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी के अकॉर्डिंगली, अब क्योंकि मुझे डिमांड शेड्यूल दिखाना है, मुझे बहुत सारे प्राइस दिखाने हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे बहुत सारी डिमांड दिखानी है, पर जो डिमांड दिखानी है वो किसकी दिखानी है, एक सिंगल इंडिविजुअल की दिखानी है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल का मेरे से बेटर कौन हो सकता है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, डिमांड ऑफ अमित। क्योंकि मुझे अगर एक चीज 10 रुपीस की मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, 1 कम्युनिटी परचेज करूंगा, 8 रुपीस की मिलेगी तो 2 परचेज करूंगा। अगर मुझे और सस्ती मिल जाती है, 6 रुपीस की मिलती है तो मैं 3 परचेज करूंगा, ठीक है। 4 रुपीस की मिलती है तो मैं जो है वो 4 परचेज करूंगा। अगर मुझे 2 रुपीस की मिलती है तो मैं 5 परचेज करूंगा। तो मेरे सामने ना एक डिमांड शेड्यूल जो है वो बन गया, मतलब एक टेबल बन गया। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, टेबल। मुझे एक ऐसा टेबल मिल गया जो क्या दिखा रहा है, डिमांड दिखा रहा है, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस दिखा रहा है और वेरियस पॉसिबल डिमांड दिखा रहा है, किसकी, इंडिविजुअल की, एक सिंगल पर्सन की। एंड हु इज द सिंगल पर्सन, आई एम दैट पर्सन। सो सिर्फ और सिर्फ मेरी डिमांड दिखा रहा है और किसी की डिमांड नहीं दिखा रहा, तो मैं इसको बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो अगर आप उसको नाम से पकड़ लेते हैं तो सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। पहले आपने क्या करना है, शेड्यूल यानी कि एक टेबल बनाना है। टेबल बनाना है किस चीज का, डिमांड का। तो क्या होगा, 2 चीजें होंगी, प्राइस और डिमांड होंगे। अब जो आपने डिमांड दिखानी है वो किसकी दिखानी है, एक सिंगल पर्सन की दिखानी है। सो दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारी पहली डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो बना लिया। अब सेकंड जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डिमांड जो है उसका शेड्यूल, व्हिच इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी अब मुझे फिर से इसको नाम से क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है, एक टेबल बनाना है। टेबल किस चीज का बनाना है, डिमांड का। ठीक है, देखिए शेड्यूल बनाना है, टेबल बनाना है, किसका, डिमांड का। अब डिमांड में क्या होगा, फिर वही बात, बहुत सारे प्राइस होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली बहुत सारी डिमांड होंगी, पर जो डिमांड दिखानी है वो एक सिंगल पर्सन की नहीं दिखानी, मुझे डिमांड जो है वो पूरी की पूरी मार्केट की दिखानी है कि मार्केट में उस चीज को परचेज करने वाले कितने लोग हैं, उन सारे के सारे लोगों ने मिलके उस कम्युनिटी की कितनी डिमांड करी एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। तो अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो बन जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर मेरी डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है, तो जो सेकंड पर्सन होगा उसकी डिमांड भी तो प्राइस पे डिपेंड करेगी, जो थर्ड पर्सन होगा उसकी डिमांड भी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो चाहे डिमांड है, अब डिमांड है तो सभी लोगों की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरियस पॉसिबल प्राइसेस जो हैं वो लेने वाले हैं। अब जो डिमांड दिखानी है वो किसकी दिखानी है, पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड दिखानी है। तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस चीज को परचेज करने वाले कितने लोग हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि मार्केट में उस चीज को परचेज करने वाले 2 ही लोग हैं, बस, इससे ज्यादा है ही नहीं। हम ज्यादा भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप उसको
एडिशंस करेंगे आपको वहां पे एडिशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर आपकी अरिथमेटिकल मिस्टेक जो है वो हो सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप दो लोगों से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक लिया वो क्या हो जाएगी, वो तो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। तो कम से कम आपको दो लोग जो है वो तो लेने ही पड़ेंगे। तो हम दो लोगों को ले लेते हैं। एक तो मैं था ही, ठीक है, तो डिमांड ऑफ अमित ले लेता हूं, ठीक है। फिर दूसरा ले लेता हूं, वो ले लेता हूं मैं डिमांड ऑफ अजय। तो हम दो लोग हैं मार्केट में उस चीज को खरीदने वाले, मतलब मार्केट में जितनी भी डिमांड होगी वो कौन करेगा, या तो मैं करूंगा या अजय करेगा। तो अगर मैं मेरी और अजय की डिमांड को ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगी, वो पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड जो है वो बन जाएगी। जैसे अब सोचो कि अगर प्राइस हमारे पास पहले जितने ले लेते हैं, प्राइस 10 रुपीस था, 8 रुपीस था, 6 रुपीस था, 2 रुपीस था, और कुछ भी और ले सकते हैं, 4 रुपीस था, 2 रुपीस था। तो ये हमारे पास वेरियस पॉसिबल प्राइसेस जो हैं वो आ गए। अब इन वेरियस पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर मैंने अपनी डिमांड तो पहले बता दी थी कि अगर 10 रुपए प्राइस है तो मैं तो 1 परचेज करूंगा, 8 पे 2 करूंगा, 6 पे 3 करूंगा, 4 पे 4 करूंगा, 2 पे 5 करूंगा। तो मैंने अपनी डिमांड तो ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है जी। देखिए प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं अपनी डिमांड जो है वो पहले से ज्यादा कर रहा हूं। मैंने अपनी इंटेंशंस पहले से ही क्लियर कर दी थी। अब मैंने अजय से पूछा कि हाँ जी सर, अजय सर आप कितनी डिमांड करेंगे। अजय कहता है मुझे थोड़ी जरूरत जो है ना वो ज्यादा है, तो अगर 10 रुपीस प्राइस होगा तो मैं तो 2 डिमांड करूंगा, अगर 8 हो जाएगा तो मैं 3 कर लूंगा, 6 हो जाएगा तो मैं 4 कर लूंगा, 4 हो जाएगा तो मैं 5 कर लूंगा, 2 हो जाएगा तो मैं 6 कर लूंगा। अब हम दो लोग हैं जो मार्केट के अंदर उस चीज को परचेज करने वाले हैं। अब 10 रुपीस प्राइस पे 1 यूनिट मैं परचेज कर रहा हूं, 2 यूनिट अजय परचेज कर रहा है। तो पूरी की पूरी मार्केट में कितने यूनिट परचेज हो रहे हैं, 1 and 2 3, ठीक। फिर मैं कर रहा हूं 8 रुपीस पे 2 यूनिट, अजय कर रहा है 3 यूनिट, तो दोनों कितने कर रहे हैं 5। फिर मैं कर रहा हूं 3, अजय कर रहा है 4, तो दोनों कितने कर रहे हैं 7। मैं कर रहा हूं 4, अजय कर रहा है 5, दोनों कितने कर रहे हैं 9। मैं कर रहा हूं 5, अजय कर रहा है 6, दोनों कितने कर रहे हैं 11। तो ये फिर से एक टेबल जो है वो बन गया। इस चीज का बना डिमांड का, पर अब डिमांड जो है वो एक सिंगल पर्सन की नहीं दिखाई जा रही, वो पूरी की पूरी मार्केट की दिखाई जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हुआ, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, क्योंकि है तो शेड्यूल तो टेबल ही होगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing various possible prices and correspondingly various possible demand done by all the buyers of that commodity in a particular market। मतलब जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो क्या हुआ, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस दिखाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल डिमांड दिखाएगा। कौन करेगा, विच इज डन बाय द ऑल द बायर्स ऑफ द कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। मतलब उस कम्युनिटी को उस मार्केट के अंदर परचेज करने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों ने मिलके उस कम्युनिटी की कितनी डिमांड की एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, उसको जो शो करेगा वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक तरीका तो ये था कि हमने डिमांड को प्रेजेंट करना था, तो हमने किसकी हेल्प ली, हमने हेल्प ली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब हमने डेटा को दिखाने के लिए टेबल बनाया। ठीक है, एक तरीका और भी है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने टेबल नहीं बनाना तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उसको भी शो कर सकते हैं। मतलब हम डिमांड को दिखाने के लिए ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम डिमांड को दिखाएंगे, सो डिमांड इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ कर्व एंड दैट इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होगी, सिंपल से पकड़ लो। अब हमने क्या करना है, पहले क्या लिखा था, डिमांड शेड्यूल, अभी क्या लिखा है, डिमांड कर्व। अब हम डिमांड को जिसके अंदर देखो दो वर्ड से मिलकर बने डिमांड और कर्व, पहले था डिमांड और शेड्यूल, अब डिमांड और कर्व है। शेड्यूल में क्या किया था, टेबल बनाया था, अब क्या करनी है, कर्व बनानी है। तो डिमांड कर्व क्या
अंदर पहले वर्ड पकड़ लिया डिमांड की। डिमांड में क्या होगा, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल डिमांड होंगी। अब जो वेरियस पॉसिबल प्राइसेस हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वेरियस पॉसिबल डिमांड है, हमने उसको किसके थ्रू दिखाना है, एक टेबल के थ्रू नहीं बल्कि एक कर्व के थ्रू दिखाना है। तो डिमांड कर्व क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सोचो अगर हमने कोई भी कर्व बनानी होती है और कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा कहां से आएगा, वो हमें टेबल ही दिखाएगा। मतलब हमें सबसे पहले अगर डिमांड कर्व बनानी है तो उससे पहले हमें एक डिमांड शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, डिमांड का टेबल बनाना ही पड़ेगा। पहले डिमांड का टेबल बनेगा, उसके बाद उसकी कर्व बननी है। तो हम क्या करेंगे, अब डिमांड को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। अब सोचो हमने डिमांड को एक कर्व के तौर पे दिखाना है, मतलब उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब जो भी आपका डिमांड शेड्यूल था, अगर हम उस डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के थ्रू दिखा देते हैं तो क्या बन जाएगी, डिमांड कर्व बन जाएगी। मतलब डिमांड कर्व में क्या करना है, डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली दिखाना है। तो डिमांड शेड्यूल कितनी तरह का, दो तरह का। कौन कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब उसको ग्राफिकली दिखाना है तो कितने ग्राफ बनेंगे, दो। एक बनेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, एक बनेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल का। तो जो डिमांड कर्व है ये भी दो तरह की होगी। पहली कौन सी होगी, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, पहली इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो किससे बनेगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनेगी। दूसरी कौन सी बनाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व जो किससे बनेगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल से जो है वो बनेगी। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनानी है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो बना लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या बनाया था, डिमांड ऑफ अ मंथ। ठीक है, तो सिर्फ मेरा डिमांड शेड्यूल बना दीजिए। 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो डिमांड कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया। अब इसी को क्या करना है, एक ग्राफ के थ्रू दिखा देना है। अगर ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो क्या होगा, हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ठीक हो गया। अब आमतौर पे हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या ले और वाई एक्सिस पे क्या ले। हमारे पास दो चीजें हैं, देखिए एक प्राइस है, एक डिमांड है। अब एक एक्सिस पे हमने प्राइस लेना है और एक एक्सिस पे हमने डिमांड लेनी है। तो कौन से एक्सिस पे कौन सा ले, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको एक्स एक्सिस पे ले लेना और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको वाई एक्सिस पे ले लेना। पर ये गलत है, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो वाई एक्सिस पे जाएंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक्स एक्सिस पे जाएंगे। ऐसा कोई फंडा नहीं है। अब आपने देखना क्या है, अगर जो लोग ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई पे और जो डिपेंडेंट है वो एक्स पे, तो आप उनको प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन वाला चैप्टर जो है वो दिखा सकते हैं। कॉस्ट में अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कॉस्ट और यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट। अब सोचो भी, अब आपकी कॉस्ट क्या है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, कॉस्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखो आप मान लो ये मार्कर बनाते हैं। अब कॉस्ट क्या है कि मार्कर को बनाने पे आपको कितने पैसे लगे, वो इसकी कॉस्ट होगी। एक मार्कर को बनाने पे सपोज कीजिए कि आपको 10 रुपीस कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, एक मार्कर बनाएंगे तो 10 रुपीस की कॉस्ट पड़ेगी। अब सोचो यहाँ पे आउटपुट का मतलब क्या होगा, भी आपने कितने मार्कर बनाए, आप 1 2 3 4 5 जितने मर्जी बना सकते हैं। ठीक, 1 मार्कर बनाएंगे तो 10 रुपीस लगे, 2 मार्कर बनाएंगे तो 20 लगे, 3 बनाए तो 40 लगे, 4 बनाए तो 40, 5 बनाए तो 50।
ऐसा हो। जैसे जैसे आपने आउटपुट को बढ़ाया, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, ठीक है, आउटपुट बाहर है 1 2 3 4 5, तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। एक मार्कर बनाया 10 रुपीज, 2 बनाए 20, 3 बनाए 30, 4 बनाए 40, 5 बनाए तो 50। यानी अब अगर आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। इसका मतलब पहले क्या चेंज हो रहा है, पहले तो आउटपुट चेंज हो रही है। जब आप पहले से ज्यादा चीजें बनाएंगे तभी तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो कॉस्ट क्या हो गया, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो किस पे डिपेंड करती है, इस बात पे कि आप कितनी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड करती है। तो आउटपुट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y एक्सिस पे लेते हैं, तो फिर कॉस्ट वाले चैप्टर में हमने कॉस्ट को y एक्सिस पे क्यों लिया, फिर उस कॉस्ट को भी हम x एक्सिस पे लेते। तो पहली चीज जो आपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का कोई फंडा नहीं है कि x एक्सिस पे कौन सा लेना है और y एक्सिस पे कौन सा लेना है। इसके जो लॉजिक्स हैं वो कुछ और हैं। तो वो जो लॉजिक होंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने x एक्सिस पे क्या लेना है और y एक्सिस पे क्या लेना है। ये नहीं होगा कि जो मर्जी जिधर मर्जी ले लिया, इधर डिमांड ले लिया इधर प्राइस ले लिया, या इधर डिमांड ले लिया इधर प्राइस ले लिया, ऐसे नहीं होगा। हर एक एक्सिस पे जो चीज लेनी है वो फिक्स्ड है, फिर उसके लिए रूल्स हैं, बट जो रूल है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो वो रूल क्या है वो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैला सकें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।